स्टैनफोर्ड के एक डॉर्म रूम से 3.63 ट्रिलियन डॉलर की एक ऐसी कंपनी तक का सफर जो दुनिया को चलाती है। एक ऐसा एल्गोरिदम जिसने जानकारी के समंदर को हमारी उंगलियों पर ला दिया। एक ऐसी कंपनी के नाम पर $1 लाख का चेक जो उस समय कागज पर मौजूद भी नहीं थी। कैसे सिर्फ $50 मिलियन की एक छोटी सी खरीद दुनिया का सबसे ताकतवर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। एक अवैध एकाधिकार, टेक्नोलॉजी की दुनिया का दशकों में सबसे बड़ा मुकदमा। एक गैराज से शुरू होकर एआई और क्वांटम कंप्यूटर से भविष्य को आकार देने तक की कहानी। स्वागत है। आज हम उस कंपनी की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुकी है। बिल्कुल। ये कहानी है गूगल की और आज हम इसके शुरुआती दिनों से लेकर आज की चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं तक सब कुछ परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है दो बहुत ही अलग तरह के लोगों से, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। हाँ, मैंने पढ़ा है कि दोनों की परवरिश में तो जमीन आसमान का फर्क था। लैरी पेज तो जैसे टेक्नोलॉजी की गोद में ही पले बढ़े हैं, है ना? एकदम सही। लैरी के पिता अमेरिका में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, तो घर में कंप्यूटर और गैजेट्स वो सब बिखरे रहते थे। कहते हैं कि वो बचपन से ही हर चीज को खोल कर देखते थे कि भाई ये काम कैसे करती है। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ सर्गे ब्रिन, उनका बचपन सोवियत संघ में बीता था, जहां सूचना पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। उनका परिवार वहां भेदभाव से तंग आके अमेरिका आ गया था। तो सर्गे के लिए जानकारी की आजादी सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये एक पर्सनल वैल्यू थी। तो ये दो अलग दुनिया के लोग 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले और सुना है कि पहली मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं बनी इनके। हाँ, कहते हैं कि वे लगभग हर बात पर एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन वो जो बौद्धिक बहस थी ना, वही उनकी पार्टनरशिप की नींव बनी। और उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी समस्या को पकड़ लिया। एग्जैक्टली। इंटरनेट एक विशाल अव्यवस्थित लाइब्रेरी जैसा था। किताबें तो थीं पर कोई कैटलॉग नहीं था। जानकारी ढूंढना लगभग असंभव था। और यहीं से उनका वो क्रांतिकारी आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बैकरब, है ना? ये नाम थोड़ा अजीब है वैसे। हाँ, नाम तो अजीब था पर आइडिया शानदार था। इसका आधार बना पेज रैंक एल्गोरिदम। ओके, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझें कि वेब एक चुनाव है, हर लिंक एक वोट है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था कि सारे वोट बराबर नहीं थे। बिल्कुल। अगर किसी बहुत प्रतिष्ठित वेबसाइट, मान लीजिए बीबीसी की वेबसाइट से आपकी साइट को लिंक मिलता है, तो उस वोट का वजन किसी नए ब्लॉग के लिंक से कहीं ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ लिंक्स की गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी क्वालिटी भी देख रहा था। यही वो आहा मोमेंट था। बिल्कुल। इसने पहली बार वेब को प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया और इसी एक आइडिया पर पूरा गूगल साम्राज्य खड़ा हुआ। ठीक है, तो उनके पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन एक रिसर्च प्रोजेक्ट से कंपनी बनाने का सफर वो कैसे शुरू हुआ? मैंने उस मशहूर $1 लाख वाले चेक की कहानी सुनी है, क्या वो सच है? वो कहानी 100% सच है और सिलिकॉन वैली की लोक कथाओं का हिस्सा है। प्रोजेक्ट का नाम गूगल यानी एक के बाद 100 शून्य की एक गलत स्पेलिंग से गूगल रखा गया था, जो उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता था। हाँ, कि इंटरनेट की अनंत जानकारी को व्यवस्थित करना है। तो एक दिन उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर एंडी बिस्टोचम को अपनी टेक्नोलॉजी का डेमो दिया और एंडी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत गूगल इंक के नाम पर $1 लाख का चेक काट दिया। हाँ, $1 लाख का चेक। एक मिनट, गूगल इंक के नाम पर? लेकिन कंपनी तो तब रजिस्टर भी नहीं हुई थी। यही तो मजेदार बात है। उन्हें चेक कैश कराने के लिए जल्दबाजी में कंपनी रजिस्टर करानी पड़ी और फिर 4 सितंबर 1998 को सुजैन वोज्स्की के गैराज में गूगल की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई। और ये वही सुजैन वोज्स्की हैं जो बाद में यूट्यूब की सीईओ बनी। हाँ, वही सुजैन वोज्स्की। वो गूगल की 16वीं कर्मचारी भी थी। तो गैराज से शुरुआत हुई, लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? पैसा कहाँ से आया? शुरुआती पैसा तो दोस्तों और परिवार से आया, लगभग $1 मिलियन। लेकिन गूगल के साफ सुथरे होम पेज और बेहतरीन सर्च नतीजों ने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा। जल्दी सिलिकॉन वैली के दो सबसे बड़े नाम, सिक्वोया कैपिटल और क्लाइनर पर्किंस, हाँ, 1999 में दोनों ने मिलकर $25 मिलियन का निवेश किया। और दिलचस्प बात यह है कि लैरी और सर्गे ने दोनों से निवेश लेने पर जोर दिया। ऐसा क्यों? ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो किसी एक निवेशक को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं देना चाहते थे। दोनों को बोर्ड में रखकर उन्होंने शक्ति का संतुलन बनाए रखा। स्मार्ट। पर जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई,
निवेशकों को लगा कि अब इन दो जीनियस लड़कों को चलाने के लिए किसी अनुभवी हाथ की जरूरत है, जिसे वो मजाक में एडल्ट सुपरविजन कहते थे। और यहीं पर एरिक श्मिड की एंट्री हुई। सही कहा। 2001 में एरिक श्मिड को सीईओ बनाया गया और उन्होंने एक अनोखा ट्रायड लीडरशिप मॉडल बनाया। लैरी प्रोडक्ट पर, सर्गे टेक्नोलॉजी पर और एरिक वो बिजनेस चलाने पर ध्यान देते थे। और ये मॉडल काफी सफल रहा। बेहद सफल, 1 दशक से ज्यादा समय तक। ठीक है, तो कंपनी सेट हो गई, मैनेजमेंट आ गया, दुनिया का सबसे अच्छा सर्च इंजन भी था, लेकिन वो मुफ्त था। तो फिर ये अरबों खरबों डॉलर की कंपनी बनी कैसे? पैसा कहां से आ रहा था? ये $1 मिलियन का नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन का सवाल है, और इसका जवाब है गूगल एडवर्ड्स, जिसे आप गूगल एड्स कहते हैं। पे पर क्लिक मॉडल। हाँ, पे पर क्लिक, मतलब विज्ञापनदाता तभी पैसे देते थे जब कोई उनके विज्ञापन पर क्लिक करता था। लेकिन उस समय दूसरी कंपनियां भी तो यही कर रही थीं। गूगल का मॉडल अलग कैसे था? ये सिर्फ सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को टॉप पर रखने वाला सिस्टम तो नहीं था। नहीं, और यही उनका जीनियस स्ट्रोक था। उन्होंने क्वालिटी स्कोर नाम की एक चीज बनाई। इसका मतलब था कि अगर आपका विज्ञापन सर्च से ज्यादा मेल खाता है और लोग उस पर सच में क्लिक कर रहे हैं, तो आपको कम पैसे देकर भी ऊपर की जगह मिल सकती है। अच्छा, तो इससे सिस्टम सबके लिए बेहतर बन गया। बिल्कुल। यूजर्स को काम के विज्ञापन दिखे, छोटे विज्ञापनदाताओं को भी मौका मिला, और गूगल ने तो जाहिर तौर पर खूब पैसा कमाया। कितना पैसा? कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, है ना। 2024 तक गूगल का सिर्फ विज्ञापन से आने वाला रेवेन्यू $264 बिलियन से ज्यादा था। कमाल है। और फिर 2004 में आया उनका आईपीओ। वो भी कुछ अलग था, है ना? उसमें डच ऑक्शन का इस्तेमाल हुआ था। ये क्या चीज थी? देखिए, आम आईपीओ में बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और उनके अमीर क्लाइंट्स ही ज्यादातर शेयर खरीद लेते हैं। आम निवेशकों को मौका नहीं मिलता। डच ऑक्शन में कोई भी अपनी बोली लगा सकता है। गूगल का मकसद था कि आम लोग भी शुरुआत से कंपनी का हिस्सा बन सकें। ये उनकी डोंट बी इविल वाली सोच का हिस्सा था। और ये निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद रहा? जैसे हम अभी स्क्रीन पर 2002 से 2024 तक का रेवेन्यू ग्रोथ ग्राफ देख सकते हैं। ये तो 0.4 बिलियन से बढ़ के $350 बिलियन तक पहुंच गया। ये ग्रोथ तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। आईपीओ की कीमत $85 प्रति शेयर थी। अगर हम स्टॉक स्प्लिट्स को एडजस्ट करें तो आज के हिसाब से ये कीमत लगभग $2.13 बनती है। और आज शेयर की कीमत? आज गूगल का शेयर लगभग $180 का है, मतलब करीब 9.5 गुना रिटर्न। वाह! और आईपीओ के बाद मिले पैसे से गूगल ने अधिग्रहण की एक बहुत आक्रामक नीति अपनाई। और यहीं पर कहानी में 2 बहुत बड़े मोड़ आते हैं, यूट्यूब और एंड्रॉयड। हाँ, 2006 में उन्होंने $1.65 बिलियन में यूट्यूब को खरीदा, जो उस समय बहुतों को महंगा सौदा लगा था। पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था एंड्रॉयड का अधिग्रहण। रुकिए, एंड्रॉयड उन्होंने सिर्फ $50 मिलियन में खरीदा था। सिर्फ 50 मिलियन? हाँ, सिर्फ $50 मिलियन। आज के जमाने में ये रकम तो कुछ भी नहीं लगती। उस समय क्या बाकी इंडस्ट्री मोबाइल के भविष्य को देख नहीं पा रही थी? यही तो दूरदर्शिता है। उस समय नोकिया और ब्लैकबेरी का राज था। गूगल ने समझा कि भविष्य ओपन सोर्स का है। उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा जिसे कोई भी फोन बनाने वाली कंपनी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती थी। बस शर्त ये थी कि उसमें गूगल की सेवाएं डिफॉल्ट होंगी। एग्जैक्टली। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि पूरे मोबाइल इकोसिस्टम का दरवाजा खरीदा था। और ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई। आज एंड्रॉयड का ग्लोबल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में करीब 72% हिस्सा है। हाँ, और भारत जैसे बाजारों में तो ये 94% से भी ज्यादा है। मतलब दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गूगल ही इंटरनेट का दरवाजा है। और यही पकड़ शायद एक समस्या भी बन गई। 2015 आते आते गूगल इतना फैल चुका था कि सिर्फ सर्च कंपनी कहना गलत होता है ना? बिल्कुल। वो सर्च, मोबाइल, वीडियो, सेल्फ ड्राइविंग कारें, हेल्थ रिसर्च, मतलब हर चीज में थे। इसीलिए उन्हें एक नई संरचना की जरूरत पड़ी। और यहीं से अल्फाबेट का आइडिया आया। बिल्कुल। उन्होंने अल्फाबेट इंक नाम की एक होल्डिंग कंपनी बनाई। इसके तहत गूगल एक सहायक कंपनी बन गई जिसमें सर्च, एड्स, यूट्यूब और एंड्रॉयड जैसे मुख्य बिजनेस थे। और वेमो और कैलेको जैसे जो नए प्रोजेक्ट्स थे, उन्हें अलग कंपनियों के तौर पर आजादी दे दी गई। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन अल्फाबेट को संभालने लगे। और गूगल की सीईओ की जिम्मेदारी दी गई सुंदर पिचाई को। उनकी कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। यकीनन। भारत के चेन्नई में एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर आईआईटी खड़गपुर, फिर स्टैनफोर्ड और वॉटन तक का सफर। उन्होंने गूगल में गूगल टूलबार जैसे छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। पर उनका सबसे बड़ा दांव गूगल क्रोम था, राइट? हाँ, उस समय माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर बाजार पर हावी था।
लेकिन सुंदर ने एक बेहतर, तेज और ज्यादा सुरक्षित ब्राउजर बनाने की वकालत की। और वो सही साबित हुए। आज क्रोम का ब्राउजर मार्केट में 65% से 72% तक हिस्सा है। ये तो एक छत्र राज है। उनकी शांत और नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने वाली नेतृत्व शैली ने संस्थापकों को बहुत प्रभावित किया, और जब 2019 में लैरी और सर्गेई ने अपने रोजमर्रा के कामों से हटने का फैसला किया, तो उन्होंने पूरे अल्फाबेट कंपनी की कमान सुंदर पिचाई को सौंप दी। हाँ, तो आज का गूगल एक सर्च कंपनी से कहीं ज्यादा एक पूरा इकोसिस्टम है। सर्च, एंड्रॉयड, क्रोम, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। जी, लेकिन इसी दबदबे ने बड़ी मुश्किलें भी खड़ी की हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती आई है अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ की तरफ से। एंटी ट्रस्ट मुकदमा। बिल्कुल। और 2024 में अदालत ने फैसला सुनाया कि गूगल वास्तव में एक अवैध एकाधिकार है, खासकर सर्च के बाजार में। इसका गूगल पे क्या असर पड़ सकता है? सरकार ने तो क्रोम ब्राउजर को बेचने जैसे बड़े कदम सुझाए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये गूगल के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। क्रोम सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, वो गूगल के इकोसिस्टम का एंट्री गेट है। और डेटा प्राइवेसी का मुद्दा तो है ही। इनकॉग्निटो मोड में भी ट्रैक करने के आरोप लगे थे। हाँ, इसी से जुड़ा एक टर्म है सर्विलेंस कैपिटलिज्म। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ आपके डेटा से पैसा कमाना नहीं है, ये उससे एक कदम आगे है। गूगल जैसी कंपनियां हमारे ऑनलाइन व्यवहार के पैटर्न से ये अंदाजा लगाती हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे। और फिर वो इस अंदाजे को विज्ञापनदाताओं को बेचती हैं। एग्जैक्टली। इस मॉडल में प्रोडक्ट आप या आपका डेटा नहीं है, प्रोडक्ट आपके भविष्य के व्यवहार का अनुमान है। ये तो थोड़ा डरावना है, लेकिन भविष्य सिर्फ चुनौतियों का तो नहीं होगा। आगे क्या है गूगल के लिए? AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की बहुत बातें होती हैं। बिल्कुल। गूगल AI तक के क्षेत्र में अपने जेमिनाई मॉडल के साथ बड़ी छलांग लगा रहा है। ये एक मल्टी मॉडल AI है, मतलब ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, कोड सब एक साथ समझ सकता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग में गूगल का क्वांटम एकोज एल्गोरिदम दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों से भी हजारों गुना ज्यादा तेज गणनाएं कर सकता है। गूगल को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में हम इसके वास्तविक उपयोग देख पाएंगे, जैसे नई दवाएं खोजना या बेहतर बैटरी बनाना। हाँ, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गूगल की हर बाजी सफल नहीं हुई है। गूगल ग्लास, गूगल प्लस, लिस्ट तो बहुत लंबी है। एक मजेदार वेबसाइट है किल्ड बाय गूगल। हाँ, उस पर उनके 200 से ज्यादा बंद हो चुके प्रोडक्ट्स का कब्रिस्तान है। तो ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल। वो वेबसाइट एक जरूरी रिमाइंडर है। ये दिखाता है कि बड़े पैमाने पर प्रयोग करने का मतलब है कि आप बड़े पैमाने पर फेल भी होंगे। लेकिन उनकी रणनीति यही है, 10 चीजें ट्राई करो, शायद एक चल जाए, और वो एक ही पूरी कंपनी को अगले दशक तक ताकत देगी। तो गूगल की इस पूरी यात्रा से, इस विशाल कहानी से क्या अहम सबक मिलते हैं? अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहला और सबसे जरूरी सबक है, किसी बड़ी और वास्तविक समस्या को पकड़ो और उसे असाधारण तरीके से हल करो, जैसा गूगल ने वेब को व्यवस्थित करके किया। दूसरा, शायद एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाना होगा। एडवर्ड्स के बिना गूगल आज गूगल नहीं होता। बिल्कुल। तीसरा, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म बनाने की सोच। एंड्रॉयड और यूट्यूब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वे पूरे इकोसिस्टम हैं। और चौथा, रणनीतिक धैर्य। वेमो या क्वांटम कंप्यूटिंग पर वो 2 दशकों से काम कर रहे हैं, बिना तुरंत मुनाफे की उम्मीद किए। और साथ ही ये कहानी भारी सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी दिखाती है। कंपनी का पुराना आदर्श वाक्य था, डोंट बी ईविल, पर आज ये आदर्श वाक्य उतना सीधा नहीं रह गया है। इनोवेशन, मुनाफा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना एक बहुत जटिल हकीकत बन चुका है। अंत में गूगल का साम्राज्य सूचना को व्यवस्थित करने के विचार पर बना था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी खुद की अपार शक्ति और प्रभाव को व्यवस्थित करने की है। आज के लिए एक अंतिम विचार। गूगल अपने जेमिनाई AI और क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग नए क्वांटम एल्गोरिदम खोजने के लिए कर रहा है। मतलब AI की मदद से और बेहतर AI बनाना। हाँ, एक ऐसा भविष्य जहां AI हमें और भी शक्तिशाली उपकरण बनाने में मदद करेगा। अब विज्ञान कथा नहीं है। जरा सोचिए, जब हमारे सबसे शक्तिशाली उपकरण खुद ही अपने से बेहतर उपकरण डिजाइन करने लगेंगे, तो इंसानियत कौन सी समस्याओं को हल कर पाएगी? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी गहरी पड़ताल का हिस्सा बन सकें।